नदी आएंगी तो महा हिमालय से जो नदियां नीचे उतर रही हैं वे सारी नदियां मध्य हिमालय को बीच बीच में से काटते हैं। तो देखो मध्य हिमालय खंडित रूप में मिलता है या असतत मिलता है, इसका कारण है, तो इसका कारण है कि मध्य महा हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा क्या कर दिया गया है, अपरदन कर दिया गया है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कथन और कारण के रूप में। तो अगर कथन आ जाए कि मध्य हिमालय महा हिमालय जहां सतत है वहीं लघु हिमालय असतत रूप से फैला हुआ है, बताओ कथन सही है कि नहीं है? सही बात। कारण क्या है? कारण आ जाएगा क्योंकि सुन तो लो, क्योंकि कारण में लिखेगा, कारण में कारण फिर ब्रैकेट में आर लिख के लिखेगा, क्योंकि उसमें लिखेगा कि महा हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा मध्य हिमालय को अपरदित कर दिया गया। सही बात है, सही बात है ना। सेम बात पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी लागू होती है। पश्चिमी घाट जो पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात से कन्याकुमारी, वो 1500 मीटर ऊंचा पर्वत है, और उल्टा दूसरा उसके अपोजिट साइड पूर्वी घाट में जो है वो पूर्वी घाट है, वो खंडित रूप में कई पहाड़ियां हैं, कई सारी पहाड़ियां, सैकड़ों पहाड़ियां हैं। तो ऐसा क्यों है कि भाई ऐसा होने का क्या कारण है? क्योंकि पश्चिमी घाट से नदी निकलती है, पूर्व की तरफ जाती है और पूर्वी घाट को काट देती है। कथन निष्कर्ष में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। देखो आपने वनस्पति में पढ़ाएंगे और हिमालय के संदर्भ में याद रखो, कॉमन सेंस की बात, दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सेंस की बात। जैसे जैसे पर्वत में ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम। जब तापमान बदलेगा और वर्षा बदलेगी तो उसके साथ जो वनस्पतियां हैं उनका वनस्पति का प्रकार भी बदलता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि हिमालय के दक्षिणी ढाल से उत्तर ढाल पर जाने पर वनस्पतियों का प्रकार बदलता है, और कथन के नीचे कारण आ जाए, और कारण ऐसे आ जाए क्योंकि उसमें आ जाएगी कि पर्वतीय शीर्ष की तरफ चढ़ने पर तापमान और वर्षा में कमी आती है। सही बात है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिमाग लगाने की नहीं होती है। मेरी बात समझ रहे हो? दिमाग लगाने की चीजें नहीं होती। ऐसे प्रश्न बहुत लॉजिकल होते हैं, सीधे प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। जिसका थोड़ा सा लॉजिकल माइंड काम करता है वो कर लेता है। और एक ऐसे आ जाएगी पूर्वी हिमालय के अंदर हिमरेखा 4500 मीटर है, कि जैसे पूर्वी हिमालय में आप हो, मान लो अरुणाचल में हो, अरुणाचल के अंदर आप पर्वत पर चढ़ने लगे, तो जैसे यहाँ 4500 मीटर पहुंचे उसके बाद आपको बर्फ मिलना शुरू होगी। तो जहां से बर्फ मिलना शुरू होती है, जहां से हिम मिलना शुरू होती है, उसको कहते हैं हिमरेखा। क्या बोलते हैं भाई? जैसे आप ऊपर चढ़े तो 4500 मीटर पर अरुणाचल में क्या है? हिमरेखा। फिर आपका दोस्त वहां चढ़ रहा है, मान लो जम्मू कश्मीर में, फोन किया यार हमारे तो बर्फ आ गई। अरुणाचल वाले और जम्मू कश्मीर वाले दोनों दोस्त बात कर रहे हैं, एक इधर चढ़ रहा था, एक इस तरफ ऊपर चढ़ रहा है, इधर ऊपर चढ़ रहा है, और एक आदमी इधर ऊपर चढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि यार हमारे बर्फ शुरू हो गई 4500 मीटर पर। तो ये कह रहा है यार अभी तो हमारे तो 4500 मीटर पर बर्फ है ही नहीं। तो बोले कितने मीटर पर है? तो ये बता रहा है कि भाई हमारे तो 5300 मीटर पर बर्फ है। कितने पर है? 53। और इसने कहा कि हमारी तो बर्फ कितने पर है? 45। अब ऐसा क्यों हुआ? एक ही हिमालय, उसके बाद भी यहाँ हिमरेखा नीचे है और यहाँ हिमरेखा ऊपर है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण बहुत सामान्य है, आप सबको पता है, बस आप जानना नहीं चाहते हो। तो इसका सीधा सा कारण है, बर्फ जमने के लिए पानी चाहिए। पानी का मतलब वायु में क्या हो? आर्द्रता। आर्द्रता अगर ज्यादा होगी तभी ना बर्फ जमेगी, सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ी दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर होती है बंगाल की खाड़ी, और मानसून भी सीधा यहाँ पर आसानी से पहुंच जाता है। तो चूंकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी नजदीक है, यानी ये कह सकते हो कि इस तरफ पूर्वी हिमालय में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है, और पश्चिमी हिमालय यहाँ तो बर्फ कहाँ कहाँ पानी आएगा? राजस्थान है, यहाँ थोड़ी ना पानी है। और जो मानसून पहुंचता भी है तो पहुंचता पहुंचता वैसे खत्म हो जाता है। तो इसमें तो जो बर्फ गिरती है ना, वो इसमें तो बर्फ गिरती है कहां से? आकर के भूमध्य सागर से आकर बर्फ गिरती है। समझे नहीं समझे? तो इधर आर्द्रता की अधिकता है, इधर आर्द्रता की कमी। इसके कारण पूर्वी हिमालय की हिमरेखा नीची है और पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा ऊंची है। तो कथन आ जाए कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की हिमरेखा नीची है, बताओ कथन सही है कि नहीं? सही बात। और कारण आ जाए क्योंकि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में आर्द्रता की आपूर्ति ज्यादा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऐसे सीधे प्रश्न कई बार आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो इतनी बातें सबको क्लियर है। अब आगे चलते हैं पीर पंजाल पर। भाई साहब पीर पंजाल 400 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 4। और पीर पंजाल ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पीर पंजाल के अंदर 4-4, 5-5 सुरंगें हैं, बड़ी बड़ी 4-5 सुरंगें बड़ी हैं सारी। तो इसमें एक सुरंग बहुत पहले बनी 1953-54 में बनी, और उस सुरंग का जो नाम है उसका नाम है, और उसका नाम है, उस सुरंग का जो नाम है वो नाम है जवाहर सुरंग। कौन सुरंग है? जवाहर। हो गया? मुझे भेजो वो पीडीएफ, ठीक मंगवा के मुझे भेजो। तो उस सुरंग का नाम क्या है? जवाहर सुरंग। और जवाहर जो सुरंग है वह जब बनी थी अपने टाइम में उस समय वो सबसे लंबी थी भारत की। लेकिन चूंकि आप समझो 50 के दशक की बात कर रहे हैं, है ना, तो खाना ही नहीं मिल रहा है, सुरंग बनाना बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो वो जवाहर सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है। बाद में फिर कई सुरंगें बनी, और बाद में एक सुरंग बनी जिसका नाम था चेनानी नासरी। क्या नाम था? चेनानी नासरी। उसी सुरंग का नाम है पत्नी टॉप। क्या नाम है? उसी का नाम अच्छा, पत्नी टॉप। और पत्नी टॉप जो होती है उसी का नया नाम हो जाता है, और उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो पत्नी टॉप या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या चेनानी नासरी। और इसकी लंबाई थी 9.28। देखो अंतर समझ नहीं बात। देखो जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है इसकी लंबाई है 9.28, और एक और बन गई, इसका नाम है अटल टनल, और अटल टनल की लंबाई है 9.02। अब बताओ भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या चेनानी नासरी? सिंपल बात है, लेकिन कंडीशन लगा दे, और कंडीशन ये लगा दे कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ये कैसे हो सकता है? अरे जो भारत की ही लंबी नहीं है वो विश्व की कैसे हो सकती है? कह रहा है अटल सुरंग, ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, लेकिन इसमें कंडीशन है, और इसमें कंडीशन है कि 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर। मेरी बात समझ में? दुनिया में 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जितनी भी सुरंगें होंगी उन तमाम सुरंगों में सबसे लंबी कौन सी है? अटल सुरंग। समझ में आ गई बात? अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कर रहा है, उसका नाम है रोहतांग। कौन सा कर रहा है? रोहतांग कर रहा है। कैसे क्यों पकड़ के बैठा है? मतलब कई ऐसी हरकतें करते हो कि मतलब कुछ मैं क्या कहूँ बताओ। ऐसा कुछ कह दूंगा मेरे बारे में दोस्ती, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई मतलब नहीं है, उस ऐसे पकड़ के बैठा है जैसे अभी अभी दुल्हन विदा हुई है, पति उसे तो करे कोई बात नहीं, मैं हूं मैं हूं। आज क्यों बरकत करते हो? इधर देखो यार ये काम की चीज चल रही है, कैरियर बनाया जा रहा है, कैरियर बना रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, उस पर कोई ख्याल नहीं है ना। ऐसे मत करो। देखो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे कुछ मत करा दो मेरी क्लास में यार। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। इसे क्या भी कहते हैं? बनिहाल सुरंग इसको कहा जाता है। NH44 पर है। किस पर है? NH44 श्रीनगर से ले, अरे ना मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से इसी पर है जवाहर सुरंग। इसी पर कौन सी है? जवाहर सुरंग। चलो चेनानी नासरी या पत्नी टॉप, जम्मू कश्मीर का जिला पड़ता है उधमपुर। कौन जिला है? वहीं पर उधमपुर में है, और इसकी लंबाई है 9.28 है। 2 अप्रैल 2017 में इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अटल सुरंग के बारे में सुनवा। दर्रा हिमाचल प्रदेश का है जिसका नाम है रोहतांग। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा है? रोहतांग। अब रोहतांग उसको पूछ ले, अजीब फोन दे दे, फोन दे दे, आगे कर दे, फॉरवर्ड कर दे। किसे चैट कर रहा है? चेक करेगा इसको, पीडीएफ है क्या? इधर आगे फॉरवर्ड कर दे फोन। अटल सुरंग की बात करोगे ना,
अटल सुरंग की बात करो तो हिमाचल प्रदेश, कहां पर पड़ेगी? हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रे के नीचे, जो रोहतांग दर्रा है, देखो रोहतांग दर्रा है, पहले दर्रे से जाओगे तो घूम घाम के जाना पड़ेगा। अब आप दर्रे के नीचे सुरंग बना दो, सीधा निकल जाओगे सुरंग से, ठीक है ना। 9.02 किलोमीटर, कितना है? 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। फिर देखो आप, जैसे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे है, और ये घोड़े के नाल के समान, जैसे एक तो सुरंग हो ऐसे चालू हो, सीधी ऐसे चली जाए, घोड़े के नाल देखिएगा, घोड़े के नाल कैसे थोड़ी ऐसे घूमी होती है, ऐसे होते हैं घोड़े के नाल ऐसे, तो इस प्रकार से कुछ घूमी हुई सुरंग है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधी नहीं है। तो घोड़े के नाल के समान आकृति वाली है, और यह 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है। और कहां, किस रास्ते पर जाओगे आप? तो मनाली लेह, कौन सा रास्ता है? मनाली लेह, मनाली लेह मार्ग पर स्थित है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जो 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसको उसमें शामिल किया गया है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। फिर आप देखो अगली बात, एक सुरंग जिसका नाम है काजी गुंड बनिहाल। कौन सुरंग है? काजी गुंड बनिहाल। भाई साहब काजी गुंड बनिहाल सुरंग, ये दो सुरंगें हैं, एक नहीं है। एक तो जो है ना, 11 दूनी कितना होता है? 11 दूनी 23 होता होगा, 23 नहीं होता है, 11 दूनी 22 होता है, पक्का 11 दूनी 22 होता है। और दो दो कितना होता है? 5 होता है, 5 कितना होता है? अरे 5 होता है, कितना होता है? 2 2 5, 2 2 5 होता है। आपको बताऊंगा, इसकी भी कहानी है, बहुत जरूरी कहानी है। आप जीवन में भूगोल सीखे ना सीखे, लेकिन 2 2 5 की कहानी जरूर सीखना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? नहीं अभी नहीं, बाद में थोड़ी देर बाद सिखाएंगे। सुनो, काजीकुंड बनियाल सुरंग दो सुरंग है, एक तो काजीकुंड बनियाल जो सुरंग है, वो एक तो पड़ती है आपकी सड़क सुरंग, ये तो कौन सी है? सड़क। और एक है रेलवे सुरंग, एक कौन सी है? रेल। भाई जो रेलवे सुरंग है ना, 2011 में शुरू हुई, कब शुरू हुई? 2011। और 11 में कितना होता है? 22, कितना होता है? 22 में शुरू हुई सड़क सुरंग, 22 में कौन हुई? सड़क सुरंग। तो 2011 में शुरू हुई आपकी रेलवे सुरंग, लगभग 11 किलोमीटर लंबी, 11.35 है। कुछ स्रोत ऐसे हैं जो कहते हैं 11.20 करके या 25 बताते हैं, तो ये 11.35 किलोमीटर में दैनिक एक न्यूज से इसको पढ़ा था, उसमें यही था। तो रेलवे सुरंग है ना, जम्मू बारामूला मार्ग पर है, 11.35, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग काजीकुंड बनिहाल। और काजीकुंड बनिहाल सुरंग है वो 2022 में शुरू हुई, और कितने किलोमीटर है? 8.2 लगभग है, या 8 किलोमीटर के आसपास है। तो काजीकुंड बनिहाल होगी, चेनानी नासरी या पत्नी टोप डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी होगी, अटल सुरंग होगी, और एक का नाम होगा कौन सी? आपकी जवाहर सुरंग। कितनी होगी? 5। कितनी होगी? हाँ भाई, 2 तो ये होगी। देखो सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी यहीं पर है। ऐसा क्यों है कि इसमें इतनी इतनी सुरंगें पीर पंजाल में? कुछ पता है क्या? नहीं पता है? तो आप जानो, फिर आपको मैं बताता हूँ। अरे भाई हेलो, पीडीएफ लगाओ आगे, खत्म होगी, लगा तो लगा, जल्दी लगा के। ऐसा इसलिए, सुनो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, एक डायग्राम समझाता हूँ, और पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, अभी डाउनलोड कर लेना, निकलवा लेना। और एक बात और सुन लो, मैं कभी भी किसी भी दिन रैंडमली सवाल पूछूं किसी से भी, और मारोगी बहुत बढ़िया वाली, या तो आप केजीएस आना ही मत, छुट्टी कर लेना, है ना। अगर आप यहाँ पर आओ क्लासरूम केजीएस, तो सब कुछ याद होना चाहिए। बात समझ में आई? बंदूक की तरह तैयार हो जाओ। बंदूक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मौके पे तुरंत फायर। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो बंदूक ने क्लिक किया, फटाक से सीधा से निशाना चलता है कि नहीं? तो ये बात है, बोलते के साथ गोली की तरह उतराना चाहिए, ठीक है ना। तो रैंडमली सुन सकता हूँ, पर पीछे वाले विशेष ध्यान रखना। और जो पीछे बात करना लेक्चर वाला लड़का, वो भी देख लेना, अरे लड़का क्या बात कर रहा है यार, तुम्हें क्या लगता है तुम चुप सकते हो मेरे से? दांत तो निकाल रहे, बहुत मार मारूंगा, बता दिया, ध्यान दे। तो सबको बिल्कुल चीजें बिल्कुल याद रहनी चाहिए एवरी टाइम। आप ये चैलेंज रखो कि जब कोई सुनेगा तुरंत सुना देना, उल्टे सीधे काम मत कर यार भाई, सीक्वेंस में दे यार, ये पीडीएफ क्या है बीच बीच में, क्या कर रहे हो? बातें नहीं। भाई हीरो 20 नंबर, पहले 20 नंबर, 20 21 22 पीडीएफ है, 20 21 22, 20 नंबर लगा भाई। हो गई क्या? 20 21 22 ऐसे लगाओ सीक्वेंस में। हाँ चाय पीता हूँ जब तक, है ना। क्या तोड़ रहा है? अच्छा भाई, कैसा लग रहा है तुम्हें बताओ तैयारी के दौरान? बहुत कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जो परेशान, हताश, उदास है कोई? आपको है कोई ऐसा है जो परेशान हो रहा हो? शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। लगाई क्या? 20 नंबर लगाओ, 20 नंबर कहाँ से शुरू हो रही? बेटा बहुत आरामी हो, डॉक्टर के पास जाओ तुम्हारा, बोला हार्मोन्स खराब है। बटन बंद कर, बटन खोल के बैठे, बंद कर ले। हाँ लग गई लग गई। अब सुनो आप, जब आप ऊपर से आओगे तो मान हिमालय जो है, मान हिमालय के नीचे आप जब चलोगे तो बताओ कौन सा हिमालय आता है? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय का एक हिस्सा है, उसका नाम है पीर पंजाल। बोलो भाई कौन सा है? पीर पंजाल। लेकिन पीर पंजाल में से एक नदी निकलती है, उसका नाम है झेलम। कौन नदी है? झेलम नदी निकलती है, और झेलम नदी निकल के दो पहाड़ों के बीच में से बहती है। झेलम जिनके बीच में से बहती है ना, उसमें से एक का नाम तो है महान हिमालय, और दूसरे का नाम है पीर पंजाल। दोनों पहाड़ों के बीच में गहरी खाई थी, जब नदी बहने लगी तो नदी बहते 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 अपने साथ अवसाद लाई, अवसाद ला करके अवसाद कर दिया उसमें जमाओ। मुझे भी पीना है चाय, इनको चाय पिलाओ पहले, हमारी तो देखे जाएगी।
चाय अच्छी चीज नहीं है। देखो सुनो, जैसे ऐसे मानकर चलो आप, ऐसे चलो मान करके कि भाई ऊपर से ये पर्वत था कौन सा, महान हिमालय, और ये कौन सा था, मध्य हिमालय। और ये मध्य हिमालय का एक भाग है, इसको बोलते हैं पीर पंजाल। कौन सा है साहब? और ये कौन सा है, महान। कौन सा है, महान। अब सुनिए आप, ये नदी कैसे बनती है? दो ही तरीके से नदी बन सकती है, या तो बारिश हो जाए और नहीं तो बर्फ पिघल जाए। सही बात है, दो ही तरीके से बनेगी, या तो बर्फ पिघले या फिर बारिश हो। तो बर्फ पिघलने और बारिश के आने से मान लो एक ग्लेशियर है और बर्फ पिघली। अब क्या था ना कि इनके बीच में बहुत सारा पानी था, एक झील थी, एक झील टाइप से थी, इसके बीच में पानी पानी भरा हुआ था। और अब जब ये नदी इसमें गिरने लगी इस सरोवर के अंदर, तो जब इस सरोवर में नदी गिरी ऊपर से आकर से, कुछ तो ऊपर से नदी आई, इधर से कुछ ग्लेशियर आए। भाई ऊपर से पहाड़ पर से ग्लेशियर चल रहे हैं। ग्लेशियर क्या होता है? बहती हुई बर्फ, चलती हुई बर्फ क्या होती है? ग्लेशियर। तो आप जब बताओ मोटी मोटी बर्फ की परतें जब पहाड़ के ऊपर से चलेंगी, तो बताओ नीचे से धरातल को तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, धरातल तो टूटेगा। नदी बहेगी तो नदी भी क्या करेगी? कटाव करेगी। भूगोल के अंदर उसको क्या देते हैं? काटने पीटने को। इधर एक तो हिमानियां कटाव करेंगे, एक नदियां कटाव करेंगे। तो जो हिमानी के द्वारा किया जाता है बर्फ के द्वारा, उससे जो अवसाद मिलता है, कंकड़ पत्थर मिट्टी, उसको बोलते हैं हिमोड़। क्या बोलते हैं? और नदी के द्वारा जो कटाव किया जाता है और अवसाद मिलता है उसको बोलते हैं जलोड़। क्या बोलते हैं? जल। अब दो पर्वतों के बीच में एक झील थी बड़ी सी, एक तरफ महान हिमालय, एक तरफ पीर पंजाल। उस झील का नाम था उल्लल झील। क्या नाम था? उल्लल। झील का नाम था उल्लल। क्या नाम था? उल्लल झील थी। लेकिन जब उस झील के अंदर आकर के नदी गिरने लगी तो धीरे 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 पूरी की पूरी जो झील थी वो अवसादों से भर गई, अवसादों से भर गई। और ये पूरा अवसादों से भर गई, बस खाली बीच में एक थोड़ा सा हिस्सा नदी झील का शेष रह गया। बाकी पूरा का पूरा क्या बन गया वहां पर? मैदान। पूरा का पूरा क्या बन गया? मैदान। वो जितना बड़ा सरोवर था वो पूरा उल्लल, जो उल्लल, वो जो उल्लल नाम की झील थी पूरी पीर पंजाल श्रेणी से निकलने वाली नदियों द्वारा, हिमानियों के द्वारा लाए गए अवसाद से उस पूरे सरोवर को भर दिया गया। आप ऐसे मान लो ये द्वार महान हिमालय है, ये द्वार मध्य हिमालय, पीर पंजाल है, दोनों के बीच झील है। नदी आएंगी, आपके हिमानी आएंगे, पूरी झील को क्या कर देंगे? मिट्टी से भर देंगे। तो वो जो पूरा झील था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? घाटी में कन्वर्ट हो गया, मैदान बन गया एक। और वो जो झील इतनी बड़ी झील थी बेचारी वो छोटी सी रह गई, और वो नाम भी बिगड़ गया, और नाम बिगड़ते बिगड़ते हो गया वुल्लर। नाम क्या हो गया? वुल्लर। मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया? और जो घाटी है, घाटी जो घाटी है जहाँ से झेलम नदी बह रही है, उस घाटी का, उस मैदान का नाम पड़ गया कश्मीर घाटी। कौन हो गया? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी नाम पड़ गया। और उसी कश्मीर घाटी में बाद में जो कि बह रही है दोनों के बीच में, उसी में सम्राट अशोक ने एक शहर बसा दिया, उसका नाम है श्रीनगर। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं? तो एक घाटी का नाम है और उस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी भाई साहब? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी। तो ध्यान दो, इसमें घाटी का नाम है और इस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। तो पहली बात तो आप ये कहोगे कि सब कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी का विस्तार ऊपर से आपका आता है महान हिमालय, और नीचे से ये आता है, इसको बोलते हैं पीर पंजाल। इसका नाम है पीर पंजाल। ये पीर पंजाल श्रेणी, ये है पीर पंजाल श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी, ये है पीर पंजाल। इसके आगे कौन सी श्रेणी है? धौलाधर। धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नागदिबा मंसूरी उत्तराखंड, महाभारत नेपाल, डोकिया पर्वत सिक्किम, ब्लैक माउंटेन भूटान, डाफला मेरी अबोर मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश। ये जनजातियों के नाम भी है, डाफला मेरी अबोर मिसमी। और यहाँ से जो नदी निकली उस नदी का नाम था कौन सी? इसका नाम था झेलम। कौन नदी है? झेलम। और ये पूरा विशाल सरोवर हुआ करता था पूरा का पूरा। अब वो सरोवर तो नहीं बचा, वो सरोवर तो केवल बच गया कितना? वुल्लर झील। और ये बन गई पूरा का पूरा कश्मीर घाटी, ये बन गई कश्मीर घाटी। तो आप ध्यान रखना कि पीर पंजाल श्रेणी से निकलने वाली एक बड़ी नदी का नाम क्या है? झेलम। कौन है? झेलम। किस घाटी से बहती है? कश्मीर। कौन घाटी है? कश्मीर। कश्मीर घाटी। इसके आगे कौन सा नगर है? श्रीनगर। कौन नगर है? श्रीनगर। किसने बचाया? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। और देखो अब अवसाद है, मिट्टी है। आप कभी गंगा के किनारे जब जाओ तो आप देखोगे कि एक कीचड़ सा फैला हुआ है गंगा के सारे 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 सारे। आप सब नदी में देखते होगे आसपास, जिनका नदी के आसपास है, तो आप उस कीचड़ को उठाना, वो अवसाद है, जलोड़ है। इसी प्रकार का अवसाद कहां पर भी मिलता है? इस कश्मीर घाटी में मिलता है। उसी अवसाद को कहा जाता है करेवा। क्या कहा जाता है? करेवा। क्या कहते हैं? देखो एक बहुत तार्किक बात बताता हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई मान लो कि ये पेड़ की टहनी है, एक पेड़ है, मान लो कोई पेड़ का ये टहनी है, पत्ती है, कोई भी मिसाल लो, तो ये पेड़ मिट्टी में उगा होगा। इस पेड़ में जब मिट्टी में उगा होगा तो शुरुआत एक बीज से हुई होगी, बाकी इसने अपनी ग्रोथ जब करी होगी तो इसने कैल्शियम बताओ कहां से लिया होगा? लोहा किससे लिया होगा? नाइट्रोजन किससे लिया होगा? पानी किससे लिया होगा? मिट्टी। जितने भी इसके अंदर तत्व हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे इसमें कहां से आए? मृदा से आए। कहां से आए? मृदा से, या मिट्टी से आए ना। अब जब बहुत सारे पेड़ किसी क्षेत्र में होंगे और वो सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर जाएंगे, तो अब आप बताओ कि उस मिट्टी की पोषण क्षमता घटेगी नहीं, उत्पादकता कम होगी नहीं होगी, मिट्टी की उर्वरा क्षमता क्या हो जाएगी? कम। लेकिन यदि ऐसा हो कि पेड़ यहाँ पर बना और यहीं पर गिर जाए पेड़, और यहीं पर सारे के सारे पेड़ का जीव जंतु द्वारा क्या कर दिया जाए? अपघटन, तो जितने भी तत्व इसके अंदर हैं वो तमाम तत्वों का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिट्टी के अंदर वापस मिल जाएगा। यानी कि अगर ये पेड़ पौधा सड़ गल जाए, सड़ गल करके वापस मिट्टी में मिल जाए, तो उस सड़ने गलने के बाद, मिट्टी मिलने के बाद में मिट्टी की उर्वरा क्षमता का विकास होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्की बात है। तो ये जो सड़ा गला हुआ जो अंश होता है पादपों का, उसे ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस। और भाई करेवा जो मिट्टी है ना, करेवा मिट्टी, आप समझो जो अवसाद आया है वो अवसाद हिमालय से आया है। कहां से आया है? और उस हिमालय से जब अवसाद आया ना, तो उसके साथ हिमालय की चट्टानों से बहुत सारे पोषक तत्व आकर के जमा हो गए। हिमालय का निर्माण कहां पर हुआ था? तेथी से सागर में। तो वहां पर भी तो बहुत सारे जीव जंतु अवशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ, तो वो है। और हिमालय की चट्टानों से बहुत सारा अवसाद आकर के घाटी में क्या होता है? जमा। और उसी अवसाद के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि जो करेवा है, करेवा, ये करेवा जो कि अवसाद है, किसका अवसाद है? हिमोड़ और जलोड़। हिमोड़ और जलोड़, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या पाई जाती है? अत्यधिक पाई जाती है। या आप इसको कहो कि इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या मिलती है? बहुत ही ज्यादा। अत्यधिक ह्यूमस की मात्रा मिलने के कारण, और करेवा यानी कि जो कश्मीर घाटी का अवसाद है या मिट्टी है, वह गहरे रंग की है, गहरे रंग की, काले रंग की मिट्टी है, और यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है। तो अत्यधिक उपजाऊ जिसमें खेती की जाती है किसकी? केसर की। किस कहते हैं? केसर। चावल, गेहूं, है ना, गेहूं की खेती होती है, केसर की खेती होती है, सब्जियां होती है, खूब उत्पादक मिट्टी है पूरी कश्मीर घाटी। ठीक है, आतंकवाद अगर नहीं हो तो कश्मीर घाटी बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, है ना, केवल आतंकवाद नहीं हो बस। अगर जीरो, अगर वहां पर ये हो, आतंकवाद का अगर हो जाए, टेररिज्म अगर जीरो हो जाए, तो कश्मीर घाटी वास्तव में स्वर्ग है। इतनी उपजाऊ मिट्टी, झेलम नदी का पानी, चारों तरफ खूबसूरत दृश्य है कि नहीं, और बहुत शानदार वहां का कल्चर, तो बहुत अच्छी जगह है कश्मीर। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? करेवा अवसाद मिलते हैं, करेवा अवसाद है, ठीक है ना। और केसर के उत्पादन में दुनिया में ईरान के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में सबसे बड़ा केसर का उत्पादक जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर। झेलम नदी बहती है, वुलर झील है। एशिया भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वुलर ही है। और जो नगर है वो कौन सा है? श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। तो सबको क्लियर है कि नहीं? इसकी जो अवस्थिति है, लोकेशन है, वो लोकेशन है ऊपर से महान हिमालय और नीचे से पेट नगर, इन दो पर्वतों के बीच में कश्मीर घाटी की अवस्थिति है। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात तो मेरे भाई ये हो गई। अगली बात पर चलते हैं। अगली बात पर अगर अपन चले, हाँ अब आओ और घाटियों पर आओ। एक घाटी है, इसका नाम है मरखा। कौन सी घाटी है? मरखा घाटी। कौन सी घाटी है? मरखा घाटी। लद्दाख में। कहाँ पर है मरखा घाटी? कहाँ है मरखा घाटी? मरखा घाटी देखो, जब आप एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस हाई नेशनल पार्क। हेमिस हाई नेशनल पार्क। इस हेमिस हाई पहुंचने के लिए जिस घाटी से गुजरेंगे वो घाटी कौन सी आती है? मरखा घाटी। कौन सी आती है? मरखा घाटी। एक और घाटी है, उसका नाम है सुरु घाटी। कौन सी घाटी है? सुरु घाटी। कौन सा है? सुरु घाटी। सर हमारी बोल रहे सुरु घाटी। कौन सी घाटी है? एक नदी है, उसका नाम है सुरु नदी। कौन सी नदी है? सुरु नदी। सुरु नदी है। और सुरु जो घाटी है ना, उस सुरु घाटी के अंदर एक शहर है और सुरु नदी के किनारे ही स्थित है। इसका नाम है कौन सा? इसका नाम है कारगिल। कौन सा है? कारगिल। कौन सा नगर है? कारगिल। कारगिल किस नदी के किनारे है? सुरु नदी के किनारे। कौन सी घाटी में है? सुरु घाटी। कौन सा नगर है? कारगिल। कौन सा है? 1999 में लड़ाई हुई, कारगिल वॉर हुआ, पाकिस्तान पिटा और बार बार पिटा, फिर एक बार पिटा, अभी थोड़ी देर पहले पिटा था, ठीक है ना। अक्सर पिटता ही रहता है, ठीक है ना। अभी अफगानिस्तान से पिट रहा है, ठीक है ना। मतलब पगला है क्या पाकिस्तान? मतलब सच में पागल है। एक बात बताओ, अरे कॉमन सेंस होना चाहिए आदमी। आप समझो, कॉमन सेंस होना चाहिए। कोई भी समझ सकता है कि जिस अफगानिस्तान के ऊपर भाई साम्राज्यों की कब्र दाग आ जाता है, नहीं कहा जाता, तो वहां कोई टिक ही नहीं पाया। सोवियत रूस वहां नहीं टिक पाया, अमेरिका नहीं टिक पाया, कोई टिक पाया क्या आज तक? कोई नहीं टिक पाया। टोपोग्राफी ऐसी है। अरे तो वेल एस्टेब्लिश था ना, ठीक। मतलब अमेरिका ने खूब प्रयास कर लिया, आखिर में कैसे भागा था? हथियार छोड़ के भाग गया अपने सारे। समझ रहे बात को? कितनी जल्दीबाजी निकला था। तो अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर ही नहीं पाओगे। टोपोग्राफी ऐसी है। मराठा के साथ में क्या था बताओ? मराठा जिसको मन करे उसको पीटे, है ना। लास्ट में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आकर के फिर मराठा आंग्ल मराठा संधि हुई थी। कितने बाद में हुई संधि? बहुत बाद में ना। अरे भाई 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स आता ना, हेस्टिंग्स के काल में तो हुआ था आंग्ल मराठा संधि। सही कह रहा हूं मैं? सही हूं ना? इसी दौरान तो हुआ था सुगोली की संधि, नहीं हुआ था? कर्नाटक के साथ युद्ध। तो फिर ये सब घटने तब जाकर, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी थी, है ना, कि मराठों को हराना उतना आसान नहीं। अब समझ लो, एक बार अकबर ने पूरी जान झोंक दी थी, पूरा दम लगा दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाया है। अरे औरंगजेब थोड़ी ना महाराणा प्रताप से लड़ रहा था, अकबर लड़ रहा था। हाँ, अकबर। तो आप बताओ, पकड़ पाएगा? खूब लड़ाइयां लड़ ली है कि नहीं कर पाए। तो टोपोग्राफी कहाँ कोई इसला करती कैसी है, कैसा भूभाग है, उस पर डिपेंड करता है। अफगानिस्तान को जीत पाना उतना आसान नहीं। पूरा पर्वत है, पूरा पर्वत है ना। तो भाई सुनो, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। इसी कारगिल घाटी के अंदर एक और है द्रास। कौन सा स्थान पता है? नाम सुना है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। और इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार के रूप में भी जानते हैं। द्रास को लद्दाख का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। आगे देखो अगली बात पर। एक और घाटी है, उसका नाम है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी। कौन घाटी है? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी है वाकई में। आगे पीडीएफ मुझे भेज दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपलोड होगी पीडीएफ? अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ये आगे सही नहीं लगा यार इन्होंने लोगों को। चलो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना भाई। नहीं आया? देखो मेरे पास आ गई तो तुम्हारे पास ही पहुंच जाएगी, कोई बात नहीं। क्लास खत्म तो करो, उसके बाद देख लेना, आ जाएगी तब तक। तो देखो ऊपर से एक ग्लेशियर है, इसका नाम है सियाचिन। कौन ग्लेशियर है? सियाचिन की जब बर्फ पिघलती है ऊपर से तो एक नदी निकलती है, इसका नाम है नुब्रा नदी। कौन नदी है? नुब्रा नदी निकलती है। और जो नुब्रा नदी है ना, ये आगे बह करके चली जाती है। आप सुनो आप एक बात को, कि सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी की जो घाटी होगी उसको क्या बोलेंगे? नुब्रा घाटी। तो सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में है कि दक्षिण में? किसमें है? उत्तर में। और नुब्रा घाटी जो है, नुब्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से नदी निकलती है। ऐसे ही एलएसी के नजदीक में घाटी और पड़ती है, उसको बोलते हैं गलवान घाटी। कौन सी घाटी है? गलवान घाटी। गलवान घाटी। आगे चलते हैं अगली बात के ऊपर। ऐसे ही घाटी है, इसको बोलते हैं कौन सी? पार्वती। कौन घाटी है? पार्वती। पार्वती घाटी, पार्वती घाटी। और पार्वती घाटी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। देखो पार्वती घाटी के अंदर हिमाचल प्रदेश में एक तीर्थ स्थल है, उसका नाम है मणिकर्ण। कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है मणिकर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मणिकर्ण जो है मणिकर्ण, वो मणिकर्ण आपका कहाँ पर है? तो मणिकर्ण आएगा किसमें? इसको ये गजब लोग हैं यार, आलस करके सही ढंग से नहीं बनाया। इसको प्रिंट निकलवा लेना भाई सारे ना, ठीक है भाई? हैं बताता हूँ इसका प्रिंट निकलवा लेना और ये नोट्स रीड आउट कर लेना, ठीक है ना। इसको एक बार मैं और क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना नोट्स को। अब सुनो, इस पार्वती घाटी में मणिकर्ण कौन है? मणिकर्ण। गर्म जल के जो स्रोत होते हैं, झरने टाइप से, झरने तो नहीं कह सकते हैं, झरना तो ऐसा होता है जिसमें लगातार पानी बह रहा होता है, लेकिन आप गर्म जल के स्रोत कह दो, उसमें पानी क्या होता है? कुंड होता है एक प्रकार का, उनको चश्मा भी कहा जाता है। चश्मा, ये चश्मा नहीं लगाने वाला चश्मा कहते हैं, गर्म पानी के स्रोत को चश्मा भी कहते हैं। तो मणिकर्ण के अंदर गर्म पानी का एक स्रोत मिलता है। तो ये जो है भूतापी ऊर्जा का स्रोत होते हैं, ठीक है, भूतापी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका नाम है कौन सा? मणिकर्ण। गर्म जल के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसका स्रोत है भूतापी ऊर्जा का स्रोत है। एक पूगा घाटी है। कौन घाटी है? पूगा। पूगा घाटी मिलती है लद्दाख में। कहाँ मिलती है? लद्दाख। तो पूगा घाटी जो लद्दाख की है, वहां पर भी इस प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। एक और घाटी है, उसको बोलते हैं कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी है? कांगड़ा जो घाटी है ये भी हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल। देखो कांगड़ा घाटी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कांगड़ा घाटी में एक शहर पड़ता है, इसका नाम कौन सा? धर्मशाला।
तिब्बत पर चीन का अधिकार है, लेकिन तिब्बत किसी समय अपने आप में एक रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन चलो चीन ने उसके ऊपर गलत तरीके से नियंत्रण कर लिया। ठीक है, सब नियंत्रण कर लिया। यहाँ पर जो शासन चलाया करते थे उनमें बौद्ध के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पूरी दुनिया में, उनके पद का नाम है दलाई लामा। तो भाई सब दलाई लामा क्या चलाते थे, यहाँ पर शासन चलाते थे। अब चीन ने जब नियंत्रण किया तो दलाई लामा ने कहा कि क्या एंटर कैसे कर रहे हो आप गलत तरीके से, तो चीन ने क्या किया, दलाई लामा को पीट दिया कि ऐसे कैसे बोलेगा, तिब्बत हमारा है। जबरदस्ती चीन के द्वारा तिब्बत को हड़प लिया गया। ठीक है ना, और भारत ने उसको स्वीकार भी कर लिया कि वी एक्सेप्ट दैट द तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है ना, तो हमने मान भी लिया, पंचशील समझौता भी हुआ था, आपने सुना होगा। अब दलाई लामा जब यहाँ से चीन का प्रभुत्व स्थापित हुआ तो दलाई लामा ने तिब्बत को छोड़ दिया, और दलाई लामा तिब्बत छोड़ के कहाँ पर एंटर मार गए, भारत एंटर कर गए। तो आकर के जिस स्थान पर दलाई लामा रुके उस स्थान का नाम है, और उस स्थान का नाम है कौन सा, धर्मशाला। तो वर्तमान में दलाई लामा का निवास कौन सा नगर है, धर्मशाला। और धर्मशाला जिस घाटी में है उसका नाम है कौन सा, कांगड़ा घाटी। कौन सा है, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी में वर्तमान में इनका निवास स्थान है। ठीक है, ये सबका हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक घाटी है, इसका नाम है किन्नौर। कौन घाटी है, किसमें है, हिमाचल प्रदेश। किन्नौर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। एक चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी हिमाचल। एक चुम्बी घाटी है, सिक्किम, चुम्बी घाटी सिक्किम। इसी के अंतर्गत आता है कौन सा, डोकलाम आता है। कौन आता है इसमें, डोकलाम आता है। इसके अलावा एक घाटी है जिसका नाम है कौन सी, लाहौल घाटी। कौन सी घाटी है, लाहौल घाटी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर नदियां बहती है, चंद्रा और भागा। एक स्पीति घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। और स्पीति घाटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक बौद्ध मठ है जिसका नाम है ताबो। कौन सा है, ताबो, है ना, तो ताबो है। ठीक है ना। और एक है पांगी घाटी, ये भी कहाँ पर है, हिमाचल। फूलों की घाटी उत्तराखंड। नीलांग घाटी उत्तराखंड, टेस्ट में आया था नीलांग घाटी, और मैं हिमाचल प्रदेश बोल दिया था। ठीक है, तो नीलांग घाटी कहाँ पर आएगी, उत्तराखंड आएगी। और नीलांग घाटी का जो क्षेत्र है यहीं पर पड़ता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सोल घाटी भी कहाँ पर है, उत्तराखंड। मिलाम घाटी भी कहाँ पर है, उत्तराखंड। मिलाम घाटी भी उत्तराखंड। अच्छा, ये कुछ 2-3-4 पॉइंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे थे ना, तो ये मैंने क्लास में अपडेट करवाया था बच्चों को, तो आप भी सुन लो इनको। देखो इसमें 1 नंबर पे लिखा हुआ है हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। ध्यान दो एक बार, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए तमिलनाडु की जो सरकार है, कौन सरकार है, तमिलनाडु, वो अनामलई टाइगर रिजर्व के अंदर भारत का इस प्रकार का कोई पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तमिलनाडु की सरकार अनामलई टाइगर रिजर्व के अंदर, किसके अंदर, अनामलई टाइगर रिजर्व में तमिलनाडु की सरकार भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी। देखो हॉर्नबिल जो है वो हॉर्नबिल राज्य की पक्षी है, किसका, नागालैंड का। नागालैंड के अंदर मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। नागालैंड में क्या मनाते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव। और ये जो महोत्सव होता है वो 1 से और कब तक होता है, 1 से 10 दिसंबर। हॉर्नबिल राज्य पक्षी कौन कौन से राज्यों का भी है, अरुणाचल और केरल, इनका भी राज्य पक्षी कौन सा है, हॉर्नबिल है। तो ध्यान रखना, हॉर्नबिल महोत्सव संबंध किसे है, नागालैंड। ये महोत्सव कब मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर। हॉर्नबिल किन किन का राज्य पक्षी, अरुणाचल और केरल। और हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तमिलनाडु का अनामलई टाइगर रिजर्व। और ये देश का पहला आपका हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र होगा। यहाँ ये प्रश्न तुम्हारे पेपर में आ सकता है, इस प्रश्न के आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात। ये मानो कि आ गया है ना, ऐसा मानो कि प्रश्न आ गया, ऐसा मान लो तुम। ठीक है ना, मेरे कहने से मान लो कि मानो जैसे आ गया है ना, ऐसे मान लो। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको याद करवाया था ना। तो कौन सा है, अत्सी ना ना ना। कौन सा है, अत्सी ना ना ना, अत्सी ना ना ना, अत्सी ना ना ना। मेडागास्कर कहाँ पर है, मेडागास्कर, अत्सी ना ना ना, अत्सी ना ना ना। अच्छा एक है ताड़। ताड़ जानते हो क्या, जानते हो ताड़ से क्या बनती है। सर आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप पूरा पीडीएफ एक बार में डाल दीजिए, मैं निकाल कर साथ साथ पढ़ूंगा। तो मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, करके आएगा ना, ऐसे ही मिलेगी थोड़ा उनको। यार क्या समस्या है, मुझे समस्या बताओ तुम। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो उसके कंधे पे हाथ रख रहा है, क्या हो गया। देखो ताड़ से क्या बनती है, ताड़ी। ताड़ से क्या बनती है, ताड़ी क्या होती है, आप समझ गए ना क्या होती है, सोमरस होता है। क्या होता है, अरे आदिवासी सोमरस ही बोलते हैं। आदिवासी समाज में ताड़ी का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है ना। तो ताड़ी मतलब नशे का काम करती है ना, शराब बनती है, शराब, कच्ची दारू, कच्ची जो शराब होती है वो ताड़ी होती है, कच्ची शराब ताड़ी होती है। हे भगवान, शर्म करो, शर्म थोड़ी सी। अरे तुम किस गम के मारे हो पता नहीं यार, कि आंखों को रोशनी दिखाकर अंधेरे में छोड़ गए, उम्र बर्बाद करके हमें अंधेरे में छोड़ गए। तमन्ना थी कि तेरे साथ छठ मनाएंगे हम, लेकिन अरे ये थोड़ी बावड़ी आवाज तुमने नहीं देती है, लेकिन तू तो मेरी, अरे छोड़, दशहरे की महफिल में ही छोड़ गए। अरे तेरी, देखो बेटा बहुत अच्छा हुआ दशहरे से पहले छोड़ दिया, पेपर है ना इसलिए ना। अब इधर इधर तो एक पेड़ है पलमायरा पाम ट्री। कौन सा है, कौन सा है, पलमायरा पाम ट्री। उड़ीसा की सरकार ने इसके काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये चर्चा में है, सुन चर्चा में है। पारसनाथ भी चर्चा में रहा था, पारसनाथ में आ सकता है ना, आ जाएगा, आवाज आ जाएगा। पारसनाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है तुम्हारा पलमायरा पाम ट्री, उड़ीसा की सरकार ने इसके काटने पर 100% क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तमिलनाडु का राज्य वृक्ष कौन सा, पलमायरा पाम, ताड़ वृक्ष इसको बोलते हैं। और तमिल संस्कृति में इसको कृपगा वृक्षम कहा जाता है। क्या जाता है, कृपगा वृक्षम कहा जाता है तमिलनाडु की संस्कृति में। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड का जो कुमाऊं हिमालय है, उस उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है कौन सा, पिथौरागढ़। कौन जिला है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में एक घाटी है, उसको बोलते हैं धर्मा घाटी। कौन सी घाटी है, पिथौरागढ़ में कौन घाटी है, धर्मा घाटी। और धर्मा घाटी के अंदर एक झील पड़ती है, उसका नाम है अर्णव। कौन सी झील है, अर्णव झील। कौन झील है, अर्णव झील। और भाई साहब लगातार अर्णव झील में क्या हो रहा है, विस्तार। ऐसा क्या मतलब है इसका, तो एक बड़ा सीधा सा मतलब है, जब तापमान बढ़ेगा तो ऐसा कहने कि तापमान केवल नीचे बढ़ेगा, हिमालय को भी बढ़ेगा तापमान, और जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो देखो ग्लेशियर जो होते हैं उनके नीचे झीलें भी होती हैं, क्योंकि छोटी बड़ी कैसी झील हो सकती है। अब मान लो कि हर झील की अपनी कैपेसिटी होती है, भाई हर आदमी की भी खाने की, मैं मान लो कि इसकी कैपेसिटी 50 रोटी खाने की है,
अब जैसे ये 55 रोटी खाएगी तो रोटी उल्टी फेंकनी पड़ेगी, इसको उल्टी आ जाएगी। तो झील की पानी होल्ड करने की कोई अपनी कैपेसिटी है। तो अगर मान लो कि तापमान बढ़ा और ग्लेशियर पिघले तो झील में क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा और एक समय आएगा जब झील एकदम से फट जाएगी। उसको बोलते हैं लेक बस्ट बोलते हैं। जैसे बादल फटना क्लाउड बस्ट, ऐसे लेक बस्ट होता है, झीलें फट जाती हैं और जब झील फटेगी तो घाटी में क्या आ जाती है, उससे बाढ़ और भूस्खलन होता है बहुत बड़े स्तर पर। तो अर्णव झील में लगातार क्या हो रहा है, विस्तार। अर्णव झील बताओ कौन सी घाटी में है, धर्मा घाटी। एक जानकारी ध्यान रखना, ठीक है ना। और धर्मा जो घाटी है, धर्मा घाटी या दारमा घाटी भी इसको कई बार लिखा जाता है। इसमें जनजाति निवास करती है, रन जनजाति। कौन जनजाति है, कौन जनजाति है, रन। और यहाँ पर बुग्याल घास के मैदान भी पाए जाते हैं। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर के उत्तराखंड का कहा जाता है। खूबसूरत एक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब सुनो आप, ये वाली ध्यान दो, ये घाटी का नाम है कौन सी, धर्मा घाटी। धर्मा घाटी है। तो इस धर्मा घाटी के अंदर एक स्थान पड़ता है कौन सा, बिदांग। कौन स्थान है, बिदांग। ऊपर की तरफ एक घाटी है कुथी यांगती घाटी। कौन सी घाटी है, कुथी यांगती घाटी। और जो कुथी यांगती घाटी है ना, इस कुथी यांगती घाटी के अंदर एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है जोलिंगकोंग झील पड़ती है। कौन झील पड़ती है, जोलिंगकोंग। जोलिंगकोंग झील है, कौन झील है, जोलिंगकोंग झील। ये पड़ती है, जोलिंगकोंग झील पड़ती है, ठीक है ना। अब सुनो आप, बेसिकली क्या होगा, अरे अरे रुक जाओ यार। हाँ, तो देखो इस ऊपर कुथी यांगती घाटी है और इस कुथी यांगती जो घाटी है ना, इस कुथी यांगती घाटी के अंदर एक झील पड़ती है। इस झील का नाम है जोलिंगकोंग झील। कौन सी है, देखो बेसिकली यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है, इसका नाम है आदि कैलाश। कौन चोटी है, ऐसी चोटी आदि कैलाश। इस चोटी को कहते हैं जोलिंगकोंग चोटी। कौन सी कहते हैं, ये आपका आदि कैलाश है। इसी आदि कैलाश की तलहटी में दो झीलें। आदि कैलाश कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। आदि कैलाश कहाँ है, आदि कैलाश को किस नाम से जानते हैं, जोलिंगकोंग। किस नाम से, इसकी तलहटी में दो झीलें। एक झील का नाम है पार्वती और भाई साहब एक झील का नाम है, उसको बोलते हैं कौन सी, गौरीकुंड। एक कौन सा है, गौरीकुंड झील को जोलिंगकोंग चोटी के नाम पर, जोलिंगकोंग झील के नाम से जाना जाता है। आदि कैलाश चोटी है, आदि कैलाश चोटी का ही नाम क्या है, जोलिंगकोंग चोटी है। जोलिंगकोंग चोटी आदि कैलाश की तलहटी में कौन सी झील है, उस झील का नाम है कौन सी, जोलिंगकोंग झील, या उसको कहते हैं गौरीकुंड कहते हैं, गौरीकुंड झील कहते हैं, गौरीकुंड झील कहते हैं, ठीक है ना। और आदि कैलाश को जोलिंगकोंग चोटी भी कहते हैं। आदि कैलाश उत्तराखंड में है। आदि कैलाश की तलहटी में कौन सी झील है, गौरीकुंड, और एक कौन सा है, पार्वती। और जोलिंगकोंग झील को ही हम किस नाम से जानते हैं, गौरीकुंड झील के नाम से जानते हैं। इन दोनों घाटियों को जो दर्रा जोड़ता है, इस दर्रे का नाम है सिनला। कौन दर्रा है, सिनला। सिनला दर्रा इन घाटियों को आपस में जोड़ने का कार्य भी करता है। सिनला दर्रा है जो इनको आपस में जोड़ता है। ये तमाम बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखो कुछ और घाटी बच गई, जिसमें एक घाटी है जिसको बोलते हैं काठमांडू। काठमांडू घाटी कहाँ पर है, नेपाल। और ये महान हिमालय और महाभारत श्रेणियों के बीच में। इसका एक घाटी इसको हा, कौन घाटी है, हा घाटी भूटान। हा घाटी भूटान। एक घाटी इसको बोलते हैं जीरो घाटी। कौन घाटी है, कौन घाटी है, जीरो घाटी। और जीरो जो घाटी है, इस जीरो घाटी के अंदर एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है आपातानी। कौन जनजाति है, आपातान। कौन सी है, आपातान। कौन सी है, आपातान। तो आपातानी जनजाति निवास करती है किसमें, तो ये निवास करती है जीरो घाटी। जीरो घाटी के अंदर निवास करती है। समझे कि नहीं समझे बताओ, आज बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। अच्छा छोड़ दीजिए, मतलब मैं अपने लिए क्लास छोड़ के चल दूंगा ना, गलत बात है, कुछ नहीं होगा, मत थोड़ी जाएंगे, है कि नहीं। चलो देखो आगे ध्यान दो, अगली बात पर चलते हैं। एक घाटी बच गई भाई, अमरजीत एक घाटी खा गया यार। कौन घाटी है, घाटी तो यही काम की है। ये पड़ती है पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य। पीर पंजाल व धौलाधर के मध्य, पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य, पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य, मध्य स्थित है, मध्य स्थित घाटी है। और भाई साहब ये जो घाटी है ना, इसको कहते हैं कुल्लू घाटी। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश। और इसको कहते हैं देवताओं की घाटी। कौन घाटी है, बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, मंदिर बहुत सारे हैं, देवताओं की घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। अब सुनो आप, मध्य हिमालय के अंदर तीन प्रकार के ढाल हैं। कितने ढाल हैं, तीन। एक ढाल निम्न, एक ढाल मध्य, एक ढाल उच्च। और इसमें थोड़ी रटना है, तीन ढाल हैं, एक सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे, एक बीच के। सीधा है ना, रटना थोड़ी ना है ना, रटना नहीं है। एक निम्न है, एक मध्य है और एक उच्च। सबसे ऊपर के जो ढाल है, सबसे ऊपर वाले, इन सबसे ऊपर वाले ढालों के ऊपर, इन सबसे ऊपर वाले ढालों के ऊपर पाए जाते हैं वन। और लेकिन वो वन ना कैसे है, कोणधारी वन है। कोणधारी वन पता है, अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष देखा है, ऐसे कोणधारी होता है, देखा होगा सबने। तो यहाँ पर पाए जाते हैं जो सबसे ऊपर के ढाल है, वहां पर मिलते हैं कौन से वन, वहां मिलते हैं कोणधारी या शंकुधारी। कोणधारी या शंकुधारी, कोणधारी या शंकुधारी। भाई सुनो, उन वनों के अंदर एक लकड़ी मिलती है, और ये जो लकड़ी मिलती है, इस लकड़ी का नाम है विलो की लकड़ी। कौन सी है, विलो की लकड़ी है। और ये विलो है ना, इसको बनाते हैं क्रिकेट के बैट। क्या बनते हैं, क्रिकेट के बैट। क्रिकेट के बैट सुना है आपने, आप कभी ना सुनो मेरी बात, क्रिकेट के बैट। एक मिनट, अरे बाबा हो गया, अब तो सही, लकड़ी, हाँ ठीक है। देखो क्रिकेट की दुकान पे जाना, जब बैट मिलता है, बैट तो वो सब जाओगे ना, तो वो आपको जाते बोलेगा कश्मीर विलो है, ऐसे बोलेगा। क्या बोलेगा वो, कश्मीर विलो। आप कभी जाके सुनना एक बार, ठीक है ना। उसे पूछना है बैट लेने हैं, तो कहेगा कौन सा बैट दूं। तो वो आपने कहा कि ये वाला बैट दिखा एमआरएफ का, तो कहेगा भाई ये 200 रुपए का है, ये 700 का है, ये 6000 का बैट है। तो वो कहेगा आपको 6000 की क्या मतलब हो गया, इतना महंगा। तो बोलेगा कश्मीर विलो का है। फिर समझ में, मतलब वो कहना चाह रहा है अच्छी क्वालिटी का बैट है। बैट तो और भी लकड़ी के बनते होंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी का बैट बनता है वो कौन सी लकड़ी है, विलो, विलो है। और जो विलो की लकड़ी है ना, ये विलो लकड़ी पाई जाती है मध्य हिमालय का जो सबसे ऊपर के ढाल है, उन मध्य हिमालय के सबसे ऊपरी ढालों के ऊपर पाई जाती है। अच्छा एक बात तो आप सबको पता है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर कौन सा है, शीतोष्ण। कौन सा है, शीतोष्ण। और भाई नीचे कौन सा है, क्लियर सबको, डाउट तो नहीं इसमें। अच्छा तो अगर घास के मैदान मिलेंगे, तो वो घास के मैदान बताओ कैसे मिलेंगे, उष्ण मिलेंगे कि शीतोष्ण मिलेंगे, बताओ कौन से मिलेंगे, शीतोष्ण मिलेंगे, शीतोष्ण मिलेंगे, ठीक है ना। आप सुनो, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। तो जब आप मध्य हिमालय के मध्य ढालों पर जाओगे, तो मध्य हिमालय के मध्य ढालों पर आपके घास के मैदान पाए जाएंगे। और वे घास के मैदान कैसे होंगे, वे होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखो एक तो हो गए उच्च ढाल, एक हो गए मध्य ढाल, एक हो गए निम्न ढाल। तो शंकुधारी वन तो मिलेंगे उच्च ढालों पर, मध्य ढालों पर मिलेंगे, मध्य ढालों के ऊपर क्या मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और जो सबसे नीचे ढाल है, सबसे निचले वाले, इन सबसे निचले वाले ढालों के ऊपर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। कौन से हैं, आर्द्र।
देखो एक बात समझो, वनों के हम जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों को पढ़ते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार के वनों को जब हम पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के वनों के अंदर एक प्रकार के वन है, इन वनों को कहा जाता है पर्णपाती। देखो पर्णपाती कहते हैं, या इन्हीं वनों को कहते हैं कौन सा? पतझड़। और इन्हीं वनों को कहते हैं कौन से? मानसूनी। इन्हीं वनों को कहते हैं मानसूनी, मानसूनी वन कहते हैं। पतझड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं, ठीक है ना। देखो एक बात बताऊं, ये बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं, है ना, मैं इनको समझा देता हूं। शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, एक उम्र के बाद में पता चलता है, एक समय निकलता है ना, उसके बाद में एहसास होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी अपने स्कूल के अंदर जो अपने सबसे फेवरेट टीचर थे, कि ये बहुत बड़े टीचर है, उसको गाली निकालने का मन करता होगा। आप कभी महसूस करके देखिए, हमारे टीचर था, हिंदी पढ़ाता था, वो भी मिलता है कई बार, तो मैं उसको ना मन मार करके नमस्ते कर लेता हूँ वैसे, सर जी नमस्ते, लेकिन मन करता है ना थप्पड़ मारे जाए ना तो भी कम है उसको, मतलब कभी मन नहीं करता है, कभी मन नहीं करता है उसको नमस्ते करने का, क्योंकि वो पता है वो टीचर हिंदी पढ़ाता था हमें, ठीक है ना। और वो ना क्या करता था ना, बच्चों को बैठा करके शायरी सुनाता था, गंदी शायरी सुनाता था। इस नहीं, सच में मजाक नहीं कर, सीरियसली समझ में ही बात। उस समय जब बच्चे होते हैं छोटे, तो छोटे बच्चे होते लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसे बैठा दिया, मजे ले लिए, टाइम पास कर दिया, नहीं पढ़ाया, किताब से किसी बच्चे को खड़ा करके और टाइम पास करवा दिया, ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ, है कि नहीं? इस कोचिंग इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ी समस्या, और बहुत बड़ी समस्या विषय को कितना समय देना है। मैं जो टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, आवाज भाई क्यों करती है, आवाज ठीक करवाओ इसको। तो जो मैं टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ ना, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक लगभग 30 घंटे से 35 घंटे में लगभग इंडियन ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? 30 घंटे पढ़ाऊंगा मैं केवल। कितने घंटे? 30। भाई मेरा इंपोर्टेंस मैं जानता हूँ ना कि मैं क्या हूँ, और मेरा इंपोर्टेंस इसलिए है, लोग मेरे से इसलिए पढ़ना पसंद करते हैं। और मेरे साथ अच्छी बात यह है ना कि जो दरोगा फर्स्ट बैच में शुरू में आया था, वो बच्चे अब भी पढ़ते हैं। और जो बच्चे मैंने ठीक शुरुआत में आते आते यहाँ पर एक बैच पढ़ाया था बिहार एसएससी का, जो 2 साल हो गए, 2 साल बाद भी बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं। और मेरी 4-5 साल 6 साल पुरानी क्लास है ना, वो आज भी बच्चे देखते हैं। और 8 साल 7 साल पुराने जो बच्चे हैं, जो नौकरी लगे हुए हैं, वो अभी भी मेरे से बात करते हैं, लगातार संपर्क में। अभिमन्यु का मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे करियर का अब तक का। 32 एग्जाम पास करने वाला बच्चा, वो मैं जानता हूं ना, वो कितना रिस्पेक्ट करता है, कितना रिस्पेक्ट करता है, एक लिमिट से ज्यादा। उनके घर जब मैं गया था तो उनका सारा परिवार केवल स्वागत के लिए खड़ा हुआ था, कितने फूल डाले, मालाएं पहनाई, पूरा मतलब इतना ग्रैंड वेलकम किया उन्होंने हमारा, बहुत अच्छा किया। उसने 32 एग्जाम क्वालीफाई करे हैं, 32 एग्जाम। कभी उसका इंटरव्यू डालेंगे कभी ना कभी, आप देखना। तो मैं जानता हूं ना, मैं अगर आपको यही कंटेंट, अगर ये अभी हम कहाँ चल रहे हैं, मध्य हिमालय पर, अगर मैं आपको डेली 1 घंटा, अपनी 1.5 घंटा क्लास होती है, अगर मैं यही कंटेंट आपको डेली 1.5 घंटे क्लास लेता, तो इतना पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 15 दिन लग गए होते। और आज हमारी चौथी या 5वीं क्लास है, शायद चौथी क्लास है, 5वीं क्लास है, 4 क्लास हुई ना अपनी, मैंने 4 से 5 क्लास में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। अभी तो 30 क्लास बाकी है। मुझे लग रहा है 30 क्लास में पूरा इंडियन ज्योग्राफी प्रॉपर तरीके से, बीपीएससी एडीओ बैच के नोट्स हैं, मैं जल्दीबाजी भी नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टकट भी नहीं मार रहा हूँ, और आप रिवीजन भी करवा रहा हूँ। मेरी बात समझे नहीं समझे? मुझे इसलिए बच्चे नहीं पूछते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे इसलिए बच्चे पूछते हैं क्योंकि मैं कम समय पढ़ाता हूँ, लिमिटेड पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट, टारगेट। अब मैं ही ना यहाँ रामायण गाने बैठ जाऊँ, अगर मैं आपको 200 घंटे पढ़ाऊँ, 200 घंटे 150 घंटे, तो नोट्स तो बच्चे इतने मोटे, 2 तो कॉपियां बच जाएंगी। और 2 कॉपी भरने के बाद में, और आप इतने उब चुके होंगे क्योंकि 2 कॉपी पढ़ करके और फिर 10 क्वेश्चन बनाना। मैंने 12 क्लास पढ़ाई थी इसके ऊपर, 12 या 13 क्लास थी बीपीएससी वाले बच्चों को, बीपीएससी जीएस के ऊपर, उसमें से 9 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 9 क्वेश्चन। डंके के तौर पे कर रहा हूं, जाओ बाहर देख करके, बाहर क्लास देख लो, आप बीपीएससी के 9 क्वेश्चन उस क्लास से। अरे पहला क्वेश्चन ही मैंने शुरुआत जहां से करी ना कि ये आना चाहिए, वही आया। मेरी बात समझे नहीं समझे? मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, कोई जाने या नहीं जाने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आप नहीं समझोगे, ये चीज खान सर जानते थे कि ये कौन है, उन्होंने मुझे जो है केजीएस में हायर कर लिया। समझे नहीं समझे? तो ये कुछ बच्चे फालतू की बकवास करते हैं, वाहियात बात। यार मैं तुम्हें 200 घंटे पढ़ाऊं जमा जमा करके, 200 घंटे, पागल हूं क्या मैं? अरे पागल थोड़ी ना हूं कि मैं तुम्हें 200 घंटे पढ़ा दूंगा करके नाच तुम्हारे पेपर का लास्ट टाइम एंड मोमेंट के ऊपर, लो जी आप कर दो नमस्ते। समझे नहीं समझे? अरे मैं 30 घंटा पढ़ाऊंगा, मेरे 70% क्वेश्चन आए, मैं 200% सेटिस्फाई हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपसे केवल 30 घंटा लिया है। मैं जानता हूं ना, मैंने 30 घंटे में 70% एफिशिएंसी के साथ में अगर मान लो मैंने आपको करवा दिया, तो ये मेरी बड़ी सफलता है। ये बात मुझे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देगा इस चीज का कि एक आदमी आके एक बच्चा मुझे सर्टिफिकेट देगा, सर आप बेस्ट हो या आप खराब हो। समझे नहीं समझे? मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें ये बात कह रहा हूं, मैं पब्लिकली इस बात का अनाउंसमेंट कर चुका हूं, किसी टीचर में हिम्मत करके दिखाओ, इस बात को बोल के दिखाओ। मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं, मैं अमित से ये बात कह चुका हूं पब्लिकली ऑनलाइन लाइव क्लास में कि केजीएस मेरा अंतिम संस्थान है अपने करियर का। इसके बाद मैं खान सर को कह रहा था, मैंने कहा सर केजीएस मेरा अंतिम संस्थान है, इसके बाद अगर आपको किसी दिन पता चले सुबह कल से अमित सर नहीं आ रहे हैं इंस्टीट्यूट में, तो मान लेना कि हिमालय चले गए। मैं सर खान सर को बोल चुका हूं ये बात समझो कि नहीं समझो? अब आप चीज बताओ कि जो शिक्षक इतनी बड़ी बात बोल दे पब्लिकली ऑनलाइन लाइव में क्लास में, अब आप बताओ कि उस शिक्षक का वो संस्थान, अब ये संस्थान मेरे लिए खान सर का नहीं है संस्थान, अब ये मेरा है, ये मेरा, भाई मुझे अगले लंबे बहुत लंबे समय काम करना। अब मैं चाहूंगा यार हमारे संस्थान के रिजल्ट सबसे टॉप क्लास, मैं क्या चाहूंगा, मेरी यही तो रहेगी ना कि नहीं हमारे इंस्टीट्यूट के रिजल्ट कैसे हो, बेस्ट हो, सबसे रिजल्ट हो, सबसे बढ़िया सिलेक्शन देंगे, ताकि और ज्यादा लोग पढ़ेंगे, और ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो 2 पैसा हम भी फालतू कमा लेंगे। कमाना बुरी बात है क्या? भाई कमाना बुरी बात नहीं भाई, लोग बहुत बुरे तरीके से करप्शन करके कमाते हैं, बहुत गंदे तरीके से करप्शन करके कमाते हैं। मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी अगर मान लो कि उसने 1000 रुपए भी किसी से ले लिए गलत तरीके से, तो उसने ना बहुत बड़ा काम नहीं किया है। किसी अधिकारी ने सरकारी पद के ऊपर रहते हुए अगर उसने 1000 रुपए भी कमाए हैं, तो उसने सीधी सीधी भाषा ये है कि उसने चोरी करी है, डकैती डाली है। मैं तो ये मानता हूँ, समझे नहीं समझे? मुझे यहाँ के अपने इंस्टीट्यूट के सीनियर फैकल्टी है धर्मेंद्र सर हैं, तो गेस्ट रूम में धर्मेंद्र सर एक दिन गए, तो धर्मेंद्र सर मेरे रूम में लेट रहे थे, तो लेट रहे थे तो सर ने भाई बहुत सारी किताबें रखी हैं, तो सर ने नोट्स देख लिए। कुछ देर बाद में आया तो मुझे कह रहे हैं यार अमित तेरे नोट्स हैं? कहाँ सर मेरे हैं? तो आप बहुत बड़े हैं उम्र में, मतलब अबाउट 60 हैं, तो हमसे उम्र में 20-25 साल बड़े हैं सर। तो 20-25 साल मतलब अपने पिताजी की उम्र के हैं, तो थोड़ा सा वो प्यार से ऐसे बोल देते हैं, अरे यार अमित ऐसे थोड़ी भाषा सब जो बैटरी क्या हुआ ये बात बराबर। अच्छा इसे तो पता है धर्मेंद्र सर कह रहे हैं कि यार बहुत गलत काम कर रहा है। मैंने कैसे सर? बोले यार तुझे ना ये नहीं करना चाहिए, ये टीचिंग नहीं ठीक है बैटरी है। तो सर बोले कि नहीं यार तुझे ये नहीं करना चाहिए। मैंने क्यों सर? बोले यार तेरे जैसे लड़के ना सारे तुम्हारे राजस्थान में एसडीएम की पोस्ट बहुत बढ़िया है, तेरे जैसे सारे लड़के ना सेलेक्ट हो जाते हैं, तो एक बार में एसडीएम हो जाएगा, एक बार मेरी बात मान ले। मैंने उनको मैंने कहा गुरुजी देखो आप ना बड़े मतलब अपना छोटा भाई मान के इतना प्यार सम्मान करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मुझे जरूरत है पैसे की। बड़ा सिंपल है, बहुत सीधा सा मामला है। मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, और मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो सरकारी नौकरी लग के मैं जानता हूँ कि मैं अपने जीवन में किसी व्यक्ति से 1 पैसा हराम का नहीं खा सकता हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए।
भले ही कुछ भी हो जाए मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, लेकिन कम से कम करप्शन के नाम पर, चोरी के नाम पर मैं कभी अपनी लाइफ में एक पैसा नहीं खाऊंगा। और अगर मैं करप्शन नहीं करूंगा तो मेरी जो आवश्यकता है ना वो उस सरकारी नौकरी से पूरी हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए चूंकि मुझे बनना था, लेक्चर बनना था, तो मैं लेक्चर वगैरह के पेपर देता ही नहीं हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ज्योग्राफी इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं खाली अपना भूगोल भूगोल भी अगर सही करके आ जाऊंगा तो मैं आराम से स्कूल में लेक्चरर लग जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर तक आराम से चले जाएंगे, कोई बड़ी चीज है ही नहीं सरकारी नौकरी, क्योंकि अपने सब्जेक्ट के ऊपर हम माहिर हो गए, बिल्कुल इतने एक्सपर्ट हैं कि अपना विषय, अपना खाली अपना विषय, तो मैं अच्छी रैंक से मैं लग जाऊंगा। और अगर मैं बाकी सब्जेक्ट पे काम कर लेंगे तो टॉप रैंक आ जाएगी, वही 5 7 8 10 रैंक में आ जाएंगे। तो मैंने कहा सर बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात ये है कि मुझे हराम का एक पैसा कमाना है नहीं। समझे कि नहीं समझे? इसलिए जो है ना, इसलिए अपनी इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने चाह रहे हैं कि नहीं यार इसी में सबसे बढ़िया करना है, सबसे अच्छा करना है। और ये जो कंटेंट है, नहीं कंटेंट देखो बच्चा कोई क्या कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बहुत मैच्योर विद्यार्थी है, परिपक्व विद्यार्थी है ना, जो मैच्योर समझ रखता है, वो समझ वाला विद्यार्थी है, कोई टीचर अगर इनको देखता है ना तो 200% ये मान लेगा, ये तयशुदा बात है कि ये कंटेंट जिस सीक्वेंस में जमाया गया है, जिस सीक्वेंस में डेवलप हुआ है, ये वाकई में बहुत बहुत मेहनत के साथ में डेवलप हुआ है। बच्चों को लगता नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हें आसानी से मिल जा रहा है, भाई तुम्हें ये चीज आसानी से मिल गई, लेकिन इसको बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। इस कंटेंट को डेवलप करने में जिन लोगों से मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है उन लोगों की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस कंटेंट को पिछले 5 7 8 साल से डेवलप कर रहा हूँ। धीरे धीरे हर बार नई चीज जुड़ती है, हर बार नया सीक्वेंस बदल जाता है, नई चीजें जुड़ जाती हैं, पैटर्न चेंज कर लेता हूँ, डायग्राम्स बदल जाते हैं। आप ही जब मेरे पुराने नोट्स उठाओगे पिछले क्लास के तो आपको सर यहाँ तो आपने बहुत सारी चीजें बता दी, यहाँ तो ये बताया नहीं। अब अगली बार कभी अगर बीपीएससी दोगे या उसमें पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सर उसमें थोड़ा पैटर्न लगता है, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा क्या किया है, बदलाव किया। समझे नहीं समझे? इसलिए कुछ भी कमेंट जो ऑनलाइन के बच्चे लिखते हैं ना, ये प्लीज ना लिखें, है ना, इससे ना मुझे बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है कि नहीं? भाई आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो यार। भाई किसी के घर इनविटेशन लेके थोड़ी गए थे कि यार तुम इनविटेशन लेके आए हैं, लो चलो पढ़ लो आप हमसे, है ना? क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि मुझे चाहने वाले लाखों लाखों बच्चे हैं, है ना, अच्छे सेलेक्टेड है ना, अच्छे सेलेक्टेड बच्चे हैं, वो चाहते हैं। और बड़ी बात, मैं अपने आप को किसी भी क्लास में जाकर के एज ए टीचर किसी के ऊपर अपने आप को नहीं थोपता हूँ कि मैं मास्टर हूँ और मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, कि मैं बहुत बड़े टीचर हूँ, कि मुझे बहुत सारा आता है। मैं पहली क्लास में आते किसी पर टीचर होना था मैं थोपता ही नहीं हूँ। भाई टीचर हो गए तुम अपने घर में, समझे नहीं समझे? यहाँ तो एक सिस्टम है कि हम पैसा दिख रहे हैं, आपने कम पैसा लिया तो ज्यादा लिया तो आपकी सिरदर्दी, हमने पैसा दिया, हम अपना टाइम दे रहे हैं, आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ाओ। बात समझे नहीं समझे? तो मैं एज ए टीचर किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है ना। वो कई बार डांट धमका देता हूँ किसी बच्चे को, तो भी मैं लाड प्यार से लड़ देता हूँ, मुझे कोई मारने की क्या जरूरत है बताओ? समझे? कुछ बच्चे क्लास में ऐसे चंचल स्वभाव के बच्चे होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा चलो ठीक है, ऐसे ही हंसी मजाक हो, थोड़ा सा धमका दिया, बैठ गई। कुछ भी मत लिखा करो ना। ऑनलाइन के साथ बड़ी समस्या क्या है ना कि ये समस्या है कि ये कुछ भी लिखते रहते हैं, जो मन करता है वही लिखते हैं। मैं बता रहा हूँ 30 घंटे में मेरे जितना दम है किसी में तो पढ़ा के दिखाओ, खान सर छोड़ करके, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आप 30 घंटे में मेरे जितना एक बार पढ़ा के दिखा दो दुनिया का, मैं पूरे जीवन उस टीचर को मान लूंगा कि हाँ भाई दम रखता है वास्तव में। 30 घंटे 35 घंटे की मैं कह रहा हूँ भाई, पेपर से 2 महीना पहले 35 घंटे, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन आएंगे, 10+ जिस सब्जेक्ट में आएंगे, अगर मैं 30-35 घंटे में करवा दे रहा हूँ, फिर आप बताओ मुझे कंपेयर करना ही बेकार है, बताओ है कि नहीं? इसलिए फालतू उनको ब्लॉग मार दो, 2 4 5 क्वेश्चन उठा करके कुछ भी लिखते रहते हैं, बकलौल बकवास कर। ना ना ताली मत बजाओ, अब तुम्हें ताली क्यों बजाइए बताओ, ये क्या मतलब हो गया? अरे देख लो यार, इसको शरारत मत करो प्लीज, ठीक है ना। एक बात को समझो, आप सुनते होंगे ना कि पीडीएफ से पढ़ाते हैं उसे तो मजा नहीं आता है, सुनते होंगे ना मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, क्या बोर हो रहे हो तुम लोग? ओके बताओ, कितनी नहीं आती है तो फिर बताओ, तो इसको नहीं आती बताओ, है तो फिर बताओ, ऐसे फालतू बकवास बात करते हैं। चलो देखो छुट्टी टाइम हो गया, तो सुनो इस मानी माले, इसको मध्य माले पूरा कर लेते हैं। सुनो सुनो आप सुनो, जो पर्णपाती वन है ना, पर्णपाती वन वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? तो पर्णपाती में 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पर्णपाती वनों में वे वन होते हैं जिनमें वर्षा की मात्रा 70 से और 200 होती है। कितनी होती है? 70 से 200। भाई इसको 2 भागों में बांटा। अब ऐसा तो है नहीं कि सब जगह के ऊपर ही 70 से 200 बारिश होगी। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां वर्षा की मात्रा 70 से 100 होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें वर्षा की मात्रा 100 से कितनी होगी? 200 होगी। तो जहां वर्षा की मात्रा पर्णपाती वन, ऐसे पर्णपाती वन जिनमें वर्षा की मात्रा 70 से 100 होती है, वे तो होते हैं शुष्क पर्णपाती। कौन से होते हैं? शुष्क पर्णपाती। और जिनमें वर्षा की मात्रा 100 से 200 होती है वे होते हैं आर्द्र पर्णपाती। कौन से होते हैं? आर्द्र। और भाई साहब, जो मध्य हिमालय के उच्च ढाल है वहां पर तो शंकुधारी थे। आप मध्य हिमालय के मध्य ढालों पर घास के मैदान थे, शीतोष्ण कटिबंधीय, और मध्य हिमालय के जो निम्न ढाल हैं उनके ऊपर वन मिलते हैं पर्णपाती, लेकिन वो कौन से होते हैं? आर्द्र पर्णपाती। वनों को पढ़ेंगे तब फिर चर्चा होगी। अब ये जो मध्य हिमालय के ढाल है, मध्य ढाल है, इन मध्य ढालों के ऊपर जो घास के मैदान मिलते हैं, इन घास के मैदानों को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मध्य हिमालय के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग। जम्मू कश्मीर में मर्ग। और इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो अगर आपके सामने आए ना कि मर्ग है, मर्ग, तो मर्ग को ऐसे समझो कि मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय कौन से ढाल है? मध्य ढाल। और सामने से देख रहे हैं तो घास का मैदान दिखाई दे रहा है। यानी कि आप जब भी कभी हिमालय में घूमने जाओ और आपको किसी पर्वत के ऊपर विस्तृत घास के मैदान दिखें तो समझ जाना कि मध्य हिमालय के मध्य ढालों पर आप घूम रहे हैं। आप कभी सोनमर्ग, गुलमर्ग घूमने जाएं तो आप मान लेना कि वो मध्य हिमालय के कौन से ढाल है? मध्य ढाल। तो मध्य हिमालय के मध्य ढालों पर मिलने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। मर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है आपका कौन सा? बाह्य हिमालय, उप हिमालय, शिवालिक। इसको अपन पढ़ा देंगे फिर कल के क्लास। थैंक यू। पीडीएफ आप जाइए, आराम से मिल जाएगी, पीडीएफ हमारे फोन में आ जाएगी अभी, ठीक है। थैंक यू।